हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज आपके लिए एक नया लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये जो टॉपिक है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का अपने आप में एक बहुत ही अहम टॉपिक है और कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके सिलेबस के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। और जब बिजनेस एनवायरनमेंट होता है तो इस टॉपिक से कई मरतबा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही अहम टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस पूरे लेक्चर को आप देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो टॉपिक है इससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो आप तक पहुंच पाएगी और आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक आपके लिए आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारे लेक्शंस हैं, जो भी हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अब देखेंगे हम लोग कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, चूंकि अब 86 लगा है तो यानी पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि 86 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ होगा। अब ये क्या है पूरा एक बार हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय संसद है, भारत के संसद के अंदर एक पास किया गया था एक्ट, वो एक्ट है जो इनएक्ट हुआ था कब, यानी कब से स्टार्ट हुआ था, 1986 से। इसकी बेसिक इसका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय ग्राहकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। यानी कोई विदेशी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट से कस्टमर को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया 1986 के अंदर, जो कि संसद के अंदर एक्ट पास किया गया। उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इट मेक्स द प्रोविजंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल, यानी इसके अंदर एक प्रोविज़न रखा गया जिसके अंदर एक कंज्यूमर काउंसिल का भी एक प्रोविज़न था, एंड अदर अथॉरिटीज़ फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। इसके अलावा कुछ और भी अथॉरिटीज़ का प्रोविज़न किया गया ताकि कंज्यूमर्स का जो डिस्प्यूट है उसके साथ, सेलर्स के साथ, उस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके। क्योंकि तमाम ऐसे मैटर्स होते हैं जिन मैटर्स में एक कंपनी कस्टमर को कई तरीके से मिसयूज का इसको एक्सप्लॉइट करती है, उसे नुकसान पहुंचाती है। तो उन नुकसान उसे कस्टमर को नुकसान ना हो, इसके लिए एक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाया गया और उसमें अलग अलग तरीके से प्रोविज़न किए गए ताकि उन सब समस्याओं को ईजिली सॉर्ट आउट किया जा सके। आगे ये भी कहा गया है, द एक्ट वॉज पास्ड इन असेंबली इन अक्टूबर 1986। ये एक्ट कब पास हुआ था, अक्टूबर 1986 के अंदर ये एक्ट जो था वो असेंबली के अंदर पास हुआ था। अब अगर हम बात करें तो इसमें एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को किसी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाती है, या यूँ कह सकते हैं कि कंज्यूमर को किसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने से जो उसे उम्मीद थी वो ना मिलके उसे कुछ नुकसान होता है, तो उसे हम एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। अब कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है एक बार ज़रा उसको हम लोग देख लें ताकि ये टर्म और मजबूती से आपको समझ आ पाए। तो पहला है कि सेलिंग एट हायर प्राइजेस। किसी प्रोडक्ट के मान लो कि प्राइस है अगर 100 रुपीज़ और आपको वो 120 का बेचा जाता है, तो यानी आपको क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको अननेसेसरी 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा बियर करने पड़ रहे हैं। आप पैसा तो ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी आपको वही मिल रही है जो क्वालिटी आपको 100 रुपये वाली मतलब मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ओवर चार्जिंग भी जो है क्या कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट रिस्क, यानी ड्रग्स दैट आर हजार्डियस, बैंड एंड बियॉन्ड एक्सपायरी डेट, यानी वो प्रोडक्ट जो कैसे हैं, नुकसानदायक हैं। दूसरे क्या हैं कि वो जो बैंड हैं या एक्सपायरी डेट हो चुकी है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोडक्ट हैं जिनकी प्रॉपर सेफ्टी के प्रिकॉशंस नहीं आपको दिए गए। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट आप खरीद के लाए जो कि हजार्डियस मतलब आप कह सकते हैं विस्फोटक चीज़ें हैं, या वो चीज़ें जो कि बैन की गई हैं या एक्सपायरी डेट हो चुकी है, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रॉपर सेफ्टी के प्रिकॉशंस नहीं है और आपने यूज़ किया, आपको नुकसान हो गया, तो वो भी आपको क्या है, उस केस में भी आपको एक्सप्लॉइट किया गया, मीन्स आपको नुकसान पहुंचाया गया। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन को आप कह सकते हैं मिक्सिंग। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिक्स कर देना। जैसे मान लीजिए कि सस्ते प्रोडक्ट, एक सस्ता प्रोडक्ट एक महंगा प्रोडक्ट आपस में मिक्स करके महंगे रेट पे बेचना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कोई दाल है जिसकी कीमत है 60 रुपीज़ पर केजी और एक उसी एक अच्छी क्वालिटी है 100 रुपीज़ पर केजी, दोनों को मिक्स करके 100 में बेचा जाए, तो यानी ये क्या है, ये अडल्ट्रेशन। तो ऐसा भी
ऐसी भी कोई प्रक्रिया जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए नुकसानदायक है, वो हेल्थ के लिए भी इंजूरियस हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो एक्चुअली स्टैंडर्ड है नहीं, क्वालिटी से बिलो है, लेकिन आपने उसको इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट किया कस्टमर के सामने कि कस्टमर को ब्रांडेड लगा और उसने उसे खरीदा, तो ये भी जो है वो भी क्या है आपका कहीं ना कहीं देखा जाए कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट देखा जाए फॉल्स क्लेम। फॉल्स क्लेम का मतलब है कि कभी कभी आप कुछ अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके की प्रेजेंटेशन करता है एक सेलर कस्टमर के सामने कि कुछ ऐसी क्लेम्स, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में प्रॉमिस करता है जो एक्चुअली नहीं होती हैं। तो उससे क्या किया कि आपको एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बहका के आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता के कोई प्रोडक्ट बेच दिया, जैसी चीज़ें उसने बताई वैसी आपको नहीं मिली, तो ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरीके से कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है। आजकल के समय में फेयरनेस क्रीम के मामले में, हाइट बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू करी जा रही, तो ये सब भी क्या है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है। नेक्स्ट है आपकी वारंटी या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी से प्रोडक्ट लिया, उसने आपको वारंटी दी या आपका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आपका उसका हुआ और एक्चुअली में जैसी मेंटेनेंस होनी चाहिए थी वैसी आपको नहीं मिली या उसने वैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की, तो भी कहीं ना कहीं देखा जाए आपको एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ये सब तरीके हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो क्यों बनाया गया। एक्सप्लॉयटेशन आप समझ गए कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो, उनसे बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। अब उसके और भी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, सब रीजंस को एक एक करके हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि मालूम ही पड़ गया है कि ये जो बिल पास हुआ था वो 1986 में अक्टूबर के अंदर पास किया गया था। पहला जिसका ऑब्जेक्टिव था कि वो जितने भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट हैं उन सारे मैटर्स को आसानी से सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना। कुछ और भी इसके मतलब ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं या इसके उद्देश्य कह सकते हैं। तो पहला है द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स फॉर हैजार्डियस ऑफ लाइफ। वो गुड्स जो कि मतलब एक व्यक्ति के लाइफ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, उन सब की जो मार्केटिंग है, उनकी आज के समय में जो मार्केटिंग है वो इस तरीके से हो रही है कि जो सही प्रोडक्ट की जो सही क्वालिटी है उसके बारे में आपको नहीं पता होता, सिर्फ हम मार्केटिंग के दम पे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो उन सब चीज़ों से लोगों को बचाना, एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है द राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उसके बारे में, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है, प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना कस्टमर को ज़रूरी है। इसके लिए भी जो है ये जो कंसेप्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट देखें, टू राइट टू अज्योर्ड वेदर पॉसिबल एक्सेस अथॉरिटी ऑफ कॉम्पिटेटिव प्राइस, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो जो प्राइस मार्केट के अंदर चल रहा है उसी प्राइस पे मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा पे आपको नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादा पे अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो गलत है। नेक्स्ट है द राइट टू हर्ड अबाउट द अश्योर्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कंज्यूमर का क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए और जो भी मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ हो वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी तरीके का कोई मैन्युफैक्चरर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब यही है कि कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट ना बेचा जाए, ओवर प्राइसिंग पे ना बेचा जाए, किसी भी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। नेक्स्ट है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये भी कोशिश की गई इस एक्ट के थ्रू, कोपरा के थ्रू, कि हम लोग कंज्यूमर को एक्सप्लेन मतलब कंज्यूमर को हर चीज़ के बारे में एजुकेट कर सकें कि कंज्यूमर के राइट्स किस किस मामले में कितने कितने हैं। कुछ और भी इसके हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉट टू प्रमोट द कंज्यूमर काउंसिल। इसके देखिए कंज्यूमर काउंसिल बनाई गई, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल की कुछ कंज्यूमर काउंसिल्स बनाई गई ताकि अगर कुछ मामले होते हैं तो उनको हम इजीली यहाँ से हैंडल कर सकें। और टू प्रोवाइड द स्पीडी, यानी कि ये बहुत स्पीड के साथ काम हो सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटल करने के लिए क्वाजी जुडिशियल मशीनरी, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल के नाम से जानते हैं, यानी कि तीन, जिसके हम लोग 3 टायर एक सिस्टम बोलते हैं, 3 टायर मशीनरी, जो कि क्या करती है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिस्प्यूट को बहुत कम समय में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। अब हम इस 3 टायर मशीनरी को डिटेल में देखेंगे।
तो अब इसमें सबसे पहले आता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडल एजेंसी, यानी इससे हम बोलते हैं 3 टायर कंज्यूमर ग्रीवेंस मशीनरी, 1 मिनट, हाँ, 3 टायर कंज्यूमर ग्रीवेंस मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जो ये 3 लेयर की एक सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि जो ग्रीवेंसेस है उन्हें इजीली हैंडल किया जाए। उसके अंदर कौन कौन आते हैं? उसके अंदर 3 आते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर सेंट्रल। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल में पहले आएगा आपका क्या? डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। ध्यान से इन बातों को समझिएगा, एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक इसके अंदर प्रेसिडेंट होगा और 2 इसके क्या होंगे? अदर मेंबर्स होंगे। द प्रेसिडेंट कैन बी रिटेन और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या होगा? जज होगा। रिटायर्ड हो सकता है, सॉरी, रिटायर्ड जज भी हो सकता है और वर्किंग जज भी हो सकता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपके स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो इन्हें क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। तो इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा? आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका रिटायर्ड जज या वर्किंग जज, जिसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है आपका द कंप्लेंट फॉर फूड और सर्विसेज वर्थ 20 लाख और लेस देन कैन बी फिल्ड, यानी जो कंप्लेन आप करेंगे उसकी वैल्यू 20 लाख या इससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा के मामलों के लिए कंज्यूमर जो आपका रेजिडेंस सिस्टम है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम में सिर्फ 20 लाख या इससे कम का ही कंप्लेन आप कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द एजेंसी सेंड्स द गुड्स फॉर टेस्टिंग, जैसे किसी चीज़ की आपने कंप्लेनिंग करी तो एजेंसी क्या करेगी? उस गुड्स को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेजेगी। इफ़ रिक्वायर्ड एंड गिव द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, यानी वो तभी ऐसा पॉसिबल होगा जब आपको डिसीजन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग लेना है, यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे फैक्ट पता हो तभी डिसीजन लिया जा सकता है। तो उस केस में एजेंसी गुड्स को जो है लेबोरेटरी भेजेगी उसकी जांच करने के लिए। जब लेबोरेटरी की रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग उस पर डिसीजन लिया जाएगा। इफ़ द एग्रीव्ड पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का डिसीजन है उससे वो पार्टी, पीड़ित पक्षकार जो है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो सहमत नहीं है। उस केस में वो अपील एक कर सकते हैं, कहाँ पे? स्टेट कमीशन में। उसका टाइम पीरियड है कि वो विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। उस केस में उन्हें 25,000 या 50% ऑफ पेनाल्टी अमाउंट जो होगा उसका देना पड़ेगा, और देने के बाद वो क्या करेंगे? यहाँ पे जाके अपनी जो अपील है वो कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम था वो किसका था? डिस्ट्रिक्ट फोरम का। अब हम बात करें तो स्टेट कमीशन क्या करता है? स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और इसके अंदर भी 2 अदर मेंबर्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे। ये बातें अहम है, इसलिए इनको आप ध्यान से समझते चलिएगा। इसके अलावा द प्रेसिडेंट मस्ट बी रिटायर्ड और वर्किंग ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। इसके वहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज था, यहाँ पे हाई कोर्ट का वर्किंग और रिटायर्ड जज होना चाहिए। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये चीज़ उसमें भी कॉमन थी। द कंपनीज ऑफ गुड्स वर्थ मोर देन 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़, यहाँ पे आप कितने का केस फाइल कर सकते हैं? 20 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो। इसके अतिरिक्त देखा जाए, इन द स्टेट कमीशन ऑन रिसीविंग कंप्लेंट स्टेट कमीशन कॉन्टैक्ट पार्टली अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज फिल्ड एंड सेंड गुड। सेम वही चीज़, जैसे कि उसमें भी आप टेस्टिंग के लिए भेजते थे, तो यहाँ पे भी आप टेस्टिंग के लिए भेजेंगे अगर ऐसा लगता है कि फैक्ट के ऊपर ही डिसीजन पॉसिबल है। नेक्स्ट देखा जाए, अगर एग्रीव्ड पार्टी इस केस में भी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो कहाँ जा सकती है? सेंट्रल कमीशन या नेशनल कमीशन जा सकती है, जिसके लिए टाइम पीरियड क्या है? 30 दिन का ही टाइम पीरियड है। और इस केस में 35,000 या पेनाल्टी अमाउंट का 50% आपको जमा करना पड़ेगा। 50% में से दोनों में से जो कम होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप नेशनल कमीशन में कंप्लेन दायर कर सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको ध्यान देखा होगा तो 25,000 या 50% ऑफ पेनाल्टी अमाउंट, यहाँ 35,000 या 50% दोनों में जो कम होगा। नेशनल कमीशन की बात करें तो नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट, इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर होंगे। वन ऑफ शैल बी वोमेन, जिसमें एक कम से कम एटलीस्ट एक वोमेन भी होगी। नेक्स्ट देखा जाए, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। द कंप्लेन कैन बी फिल इन नेशनल कमीशन इफ वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की गुड्स की वैल्यू होगी तभी यहाँ फाइल कर सकते हैं केस। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट ऑफ नेशनल कमीशन
इन्फॉर्म्स पार्टली अगेंस्ट होम कंप्लेंट। सेम उसी तरीके का सिस्टम है कि इसके अंदर भी अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा के मामले में कार्रवाई करते हैं तो जो कमीशन होगा वो प्रॉपर कंप्लेन को देखेगा और जो भी टेस्टिंग वगैरह के लिए जो भी चीज़ें देखनी है भेजनी है वो सारी चीज़ें प्रॉपर भेजी जाएंगी। नेक्स्ट देखा जाए, अगर इस केस में आप ही सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और इसका 30 दिन का ही आपका टाइम पीरियड है। यानी कि अगर आप नेशनल कमीशन से नहीं सेटिस्फाइड हैं तो विद इन 30 डेज आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी केस फाइल कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट लेक्चर था। इसके अंदर हमने आज आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में कोपरा भी बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है, इसकी चीज़ें इसके बारे में आपको कई चीज़ें बताई गई जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें ताकि अपकमिंग जो हमारे लेसन हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।